बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी 3 बेटियां थीं। बेटा ना होने पर मेरी सास ने मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा दी। वो लड़की हर वक्त पर्दे में रहती। उसे आए 2 महीने हो गए मगर अभी तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मुझे लगा बहुत बदसूरत है। मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत बार कोशिश की मगर नाकाम रही। एक रोज़ मैंने उसके खाने में चुपके से नींद की दवा मिला दी। उसके सोते ही मैंने उसके चेहरे से पर्दा उठाया तो मेरा सांस रुकने लगा। यूं लगा अभी जान निकल जाएगी क्योंकि वो तो मेरा नाम सलीमा है। मैं 3 भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। मेरे वालिद मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें बेटियां पसंद नहीं थीं। वो कहते थे कि बेटियां बोझ होती हैं, जिस पर भाई उन्हें समझाते मगर वो समझना नहीं चाहते थे। उनके नफरत के बावजूद मेरे भाई मेरा बहुत ख्याल रखते। अम्मा भी मुझ पर जान वारती। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखकर मुझे बहुत अहम बना दिया गया। मेरे भाई मुझे हथेली का छाला बना कर रखते मगर उन्हें नहीं मालूम था जिसे वो यूं लाड प्यार से पाल रहे हैं उसे आगे जाकर कौन सी सज़ा मिलने वाली है। उन्हें पता नहीं था किस्मत जब पलटती है तो हर चीज़ बदल देती है। यही सब कुछ मेरे साथ होना था, जिससे बेखबर मैं अपने भाइयों से लाड उठवाती और वो मेरे ऊपर जान वारते। मैं इस वक्त 5 साल की थी जब भाइयों ने मुझे स्कूल दाखिल करवाने का शोर डाल दिया। अब्बा चंदा को स्कूल दाखिल करवा दें। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सारा पढ़े। बड़े भैया ने अब्बा के सामने जिद लगा ली। उनकी जिद के आगे अब्बा हार गए और मजबूरन अब्बा को मुझे दाखिल करवाना पड़ा। उनकी मुझे पढ़ाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मगर अम्मा चाहती थी और यही ख्वाहिश मेरे भाइयों की थी। अब्बा को मानना पड़ा, कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था। उनके पास भैया ने मुझे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं बहुत सा पढ़ूं मगर अब्बा की ख्वाहिश थी कि पढ़ाई सिर्फ उनके बेटे करें क्योंकि उन्हें आगे जॉब करनी है, मुझे नहीं। मुझे शादी करके रुखसत हो जाना है। हमारे मुआशरे में अजीब असूल हैं। बेटों को पढ़ाते हैं कि नौकरी करवानी है मगर बेटियों को नहीं, जिन्हें पूरा घर संभालना होता है, नस्ल पालनी होती है। अफसोस है, अब्बा को बहुत गुस्सा था मेरे स्कूल जाने पर। इसी वजह से अब वो मुझे डांटते रहते, कभी प्यार से बात न करते। मेरे स्कूल में तीसरा दिन था जब वापसी पर भैया जी ने मुझे उठा लिया। मेरे पाँव दर्द कर रहे थे। बस्ता दूसरे भैया जी ने उठा लिया और हम कुछ ही देर में घर पहुंच गए। घर में दाखिल होते ही अब्बा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे डांटने लगे। क्या मसला है तेरी टांगों को, चलकर क्यों नहीं आती? जब देखो गोद चढ़ी रहती है, निकम्मी ना हो तो। अब्बा ने गुस्से से बोलना शुरू किया। मेरी बहुत हसरत थी अब्बा मुझसे कभी प्यार से बात करें मगर हसरतें पूरी हो ज़रूरी तो नहीं। ये मेरे साथ होता था। भैया जी ने मुझे अपने पीछे किया और नरमी से अब्बा से बोले, छोड़े ना अब्बा जी, बच्ची है, बड़ी हो गई तो सब खुद कर लिया करेगी। इनके लहजे में हर बार की तरह नरमी और मोहब्बत थी। ये बच्ची है? कहाँ से बच्ची है? ये स्कूल जाती है और स्कूल जाने वाली लड़की बच्ची कहाँ से हो गई? अब दोबारा तो इसे उठाकर नहीं लाएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा ने गुस्से से कहते ही चप्पल पहनी और घर से चले गए। मैं रोने लगी। मैं बहुत जल्दी डर जाती थी। भैया जी ने मुझे कमरे में भेजा कि कपड़े तब्दील करूं, फिर खाना खाएंगे। मैं जाकर कमरे में कपड़े बदलकर बाहर निकली। तब तक अम्मा जी खाना लगा चुकी थीं। हम पांचों ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। इसके बाद मैं सो गई। मेरी आदत थी कि मैं दोपहर को ज़रूर सोती। मेरी आंख 5 बजे खुली। मैं उठकर बाहर निकली तो एक औरत अम्मा से बातें कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंची, इस औरत ने मुझे अपने पास बुलवाया और बोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो सलीमा बेटा? वो मोहब्बत से बोली, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। मैंने अम्मा के इशारे पर जवाब दिया और उनके पास बैठ गई। वो दोनों बातें करने लगीं। मुझे भूख लग रही थी। मैं उन्हें मसरूफ़ देखकर ऊपर छत पर चली गई जहाँ भैया जी बैठे खुद ही पढ़ रहे थे, बाकियों को भी पढ़ा रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। क्या हुआ मेरी चंदा को ऐसे ख़राब शक्ल क्यों बना रखी है? वो मोहब्बत से पूछने लगे। मुझे भूख लगी है और अम्मा जी मसरूफ़ हैं किसी खाला के साथ। मैंने मुंह बनाते कहा तो वो हंसकर मेरे पास आए। कोई बात नहीं, मैं खाना दे देता हूँ अपनी चंदा को। वो मुझे लेकर नीचे गए, खाना गर्म करके दिया। अम्मा को पता था मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए वो मेरे लिए खाना बचा कर रखती।
जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। अब्बा जी को गुस्सा आता तो कभी अफसोस होता कि सब मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। वो अक्सर भाइयों से कहते कि इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ, कल को अगले घर जाना है, वहाँ कौन इसका यूं ख्याल रखेगा। अब्बा जी गुस्से से बोलते, फिक्र नहीं करें अब्बा जी, मैं अपनी बहन को कभी किसी ऐसे इंसान के सपुर्द नहीं करूँगा जो इसका ख्याल न रख सके। मैं इसके लिए शहजादा ढूंढूंगा। भैया जी हमेशा यूं कहते जैसे बहुत यकीन हो कि वो ऐसा करेंगे, मगर किसी को क्या पता नसीब कैसा हुआ है। अगर किसी को पता होता तो कोई भी इतनी उम्मीदें ना पालता। मेरे भैया जी ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, ये करूँगा वो करूँगा, मगर वक्त उनसे ज़्यादा दिमाग रखता था। उसने भी अपना खेल सोच रखा था। जिंदगी गुजर रही थी जहाँ सब प्यार करते, जान वारते, वहीं अब्बा अपना गुस्सा उतारते। मैं कभी रोने लगती तो कभी चुपचाप सुन लेती। मुझे अब आदत होने लगी थी अब्बा के रवैये की। ये उस वक्त की बात है जब मैं छठी क्लास में थी कि एक दिन मेरी खाला मेरे घर आई। काफ़ी देर तक वो अम्मा से बातें करती रहीं। कुछ सोचने के बाद वो अम्मा से बोली, रुकैया मुझे तुमसे कुछ मांगना है। उन्होंने बड़ी आस से कहा। मैं वहीं अम्मा की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। अम्मा पहले उन्हें देखती रही, फिर कुछ देर बाद बोली, रफ़िया जो मांगना है मांगो, मेरे बस में देना हुआ तो ज़रूर दूंगी। अम्मा ने उनके हाथ पर हाथ रखा। उन्हें फिक्र हो रही थी कि न जाने क्या मांगने वाली हैं, मगर उनकी बात सुनकर अम्मा हैरत से उन्हें देखती रही। अजीब इम्तिहान में खड़ा किया था खाला ने अम्मा को कि अम्मा परेशान हो गईं। तू जानती है रफ़िया, तेरा बहनोई कितना अक्खड़ मिजाज का है और कभी नहीं मानेगा और ना ही अवैस राजी होगा। वो वैसे भी अभी इन सब बातों का वक्त नहीं, जब वक्त होगा तब के तब देखेंगे। अम्मा ने बात ख़त्म करनी चाहिए, मगर शायद खाला पूरी करके जाना चाहती थी। वहीं बैठी अपनी बात पर अड़ गईं। देखो रुकैया, मैं कौन सा अभी कह रही हूँ कि पूरी करो, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि एक पुख्ता यकीन मुझे दे दो कि तुम मेरी बात मानोगी। खाला ने मिन्नत करते कहा कि मैं कैसे आपको जवाब दे दूँ बिना इसके अब्बा और भैया से बात किए। आप अभी इस बात को रहने दें, जब वक्त होगा उसी वक्त बात होगी। अम्मा कहते साथ ही उठ गईं और मुझे बोली, जाओ जाकर भैया के पास बैठकर पढ़ो। मैं उनकी बात सुनकर अंदर चली गई, मगर कौन जानता था कि वक्त आने पर क्या होने वाला है। और अगर अम्मा को पता होता आगे क्या होने वाला है तो कभी वो खाला की बात रद्द ना करती, चाहे अब्बा के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ता, क्योंकि उन्हें खबर नहीं थी। खाला घर चली गईं। दिन गुजरते गए। अम्मा ने अब्बा से बात नहीं की। मेरा मैट्रिक मुकम्मल हो गया। अब मुझे कॉलेज में दाखिला लेना था, मगर अब्बा ने इससे पहले ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब्बा मैं चाहता हूँ मेरी बहन अपने कदमों पर खड़ी हो। बड़े भैया ने कहा, पहले भी अपने पैरों पर खड़ी है, किसी और के नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने फ़र्ज से आज़ादी हासिल करूँ जल्द अज जल्द, इसलिए कोई बहस नहीं, अब्बा ने सख्त लहजे में कहा। मगर अब्बा, भैया ने कुछ कहना चाहा, मगर अब्बा ने टोक दिया, देखो बेटा, जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। वो मेरी बेटी है, मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। अब्बा ने गुस्से से कहा तो वो चले गए। 2 दिन बाद ही अब्बा ने मेरा निकाह अपने किसी दोस्त के बेटे से करवा दिया। मुझे पता तक न चला मेरे साथ हुआ क्या है। शादी की पहली सुबह ही सास ने 5 बजे दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला कि पता नहीं कौन सी इमरजेंसी हो गई जो सुबह सुबह वो यूं दरवाज़ा पीट रही हैं। मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो तनफन करती अंदर दाखिल हुई। मैं एकदम उछलकर दरवाजे से पीछे हटी। सुबह हो चुकी है सलीमा बेगम, अब कमरे से निकलकर कुछ काम भी देख लो, वलीमा तो कल शाम को है। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। एक दिन नहीं हुआ मुझे आए हुए और वो मुझे काम करने को कह रही थीं। फिर अपनी हैरत पर काबू पाते उनसे पूछा, कौन सा काम आप मुझे बताएं, मैं करती हूँ। मैंने मुस्कुराते कहा। हालांकि मेरा मुस्कुराने को दिल नहीं कर रहा था तो वो गुस्से से बोले, अब ये तेरा घर है, यहाँ का सारा काम तुझे ही करना है, चल अभी आ जा, बाहर नाश्ता बना, बाकी का बाद में देखेंगे। उनकी बात सुनकर मेरी सांस एक पल को रुकी। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। घर में कभी किसी काम को भाइयों ने हाथ लगाने नहीं दिया था। मैं परेशानी से वहीं खड़ी हो गई। अब क्या करूं? मेरे जहन में मुसलसल यही सवाल था। अरे महारानी क्या सोच रही है? एक दफ़ा फिर अपने अजली मजाज में पूछने लगी। मैं अब डर रही थी कि क्या जवाब दूं।
कहीं वो और ज्यादा गुस्सा ना हो जाएं। अब चुप क्यों हो, जवाब दो, जुबान कहीं चली गई है तुम्हारी। इस बार वो मेरे बाजुओं को पकड़ती बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने दर्द से कराहते डर डर कर जवाब दिया तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? उनके पूछने पर मैंने नफी में सर हिलाया। इस बार उनके चेहरे पर वापस गुस्सा आने लगा। क्यों नहीं आता? माँ ने सिखाया नहीं था कुछ? वो चिंगाड़ने लगी। मैं रो देने को थी, तभी वहाँ राशिद मेरे शौहर आ गए। क्या हुआ अम्मा, क्यों चला रही हो? वो इनका गुस्सा देखकर पूछने लगे। तेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता? अरे मैं पूछती हूँ, जब कुछ करना नहीं आता था तो किस लिए ब्याह दी? ये और हमारे गले में डाल दी। और अब चला रही थी, साथ मेरा बाजू झंझोड़ रही थी। मेरे बाजुओं में दर्द की लहर उठने लगी, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। राशिद उन्हें देख रहा था और मैं खामोशी से आंसू बहा रही थी। अम्मा छोड़ो इसे, इस बेचारी को पहली सुबह ही रुला दिया। तो भी अजीब है। राशिद ने आखिर मेरा बाजू इनकी गिरफ्त से आज़ाद करवा कर कहा, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है। सास ने राशिद को घूरते कहा, अम्मी बीवी है मेरी, फिक्र तो होगी। और मुझे साथ लगाए बोला, फिक्र करनी है तो बाद में करना, अभी इसे बावर्ची खाने में भेज, मैं इसे नाश्ता बनाना सिखाऊं। सारी उम्र तुझे मैं ही नहीं खिलाऊंगी, अगर मुझे ही खिलाना होता तो तेरी शादी न करती। अब भेज दे इसे। वो कहती हुई किचन में चली गई। तुम जाओ बावर्ची खाने में प्लीज़। राशिद ने मुझे किचन में जाने का कहा तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। देखो अम्मा अभी गुस्से में हैं, अगर बात न मानी तो और गुस्सा करेंगी। अभी तुम जाओ, बाद में मैं अम्मा से बात कर लूँगा। राशिद ने मिन्नत करते कहा। मैं किचन में चली गई। उसी सुबह मेरा हाथ जल गया। राशिद मेरे दर्द पर चलाने से किचन में आया और मुझे लेकर वापस कमरे में गया। मरहम लगाई और रेस्ट करने का कहता बाहर निकला। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता था। अगली सुबह मुझे भैया लेने आए क्योंकि मुझे वलीमे की तकरीब में वहीं से शामिल होना था। मैं उनके साथ रवाना हुई। घर पहुंचते ही अम्मा ने गले लगाया और रोने लगी। क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हैं? मैंने अम्मा से अलग होते पूछा। बस यूं ही, तुझे 2 दिन बाद देख रही हूं ना, इसलिए। वो अपना भीगा चेहरा साफ करती बोली, अरे अम्मा आप भी ना, चंदा को बैठने तो दें, परेशान कर दिया बेचारी मेरी मासूम बहन को। भैया ने मुझे बैठने का इशारा किया और जाकर मेरे लिए खाने को चीज़ें ले आए। हम आपस में बातें कर रहे थे जब भैया की नज़र मेरे जले हाथ पर पड़ी। बातों बातों में बेदिहानी में कपड़ा खिसक गया था। चंदा ये क्या हुआ हाथ पर? भैया जी ने फिक्र से पूछा। मैं उनके सामने घबरा गई। कुछ नहीं हुआ भैया जी, बस ज़रा जल सा गया है। मैंने बात टालनी चाहिए। ज़रा सा, ये ज़रा सा है? मुझे ये बता हुआ कैसे? अभी तो 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को और तेरा हाथ जल गया। छोटे भैया ने गुस्से से पूछा। वो भैया मुझे भूख लगी तो इसलिए अंडा बनाने किचन में गई थी। घी ज़्यादा गर्म हो गया, मुझे पता नहीं चला, अचानक अंडा डालने पर जल गया। मैंने बहाना बनाया क्योंकि अगर उन्हें हकीकत पता चल जाती तो वो गुस्सा करते, राशिद पर भी और उनकी माँ पर भी। तो झूठ तो नहीं बोल रही? भैया को शायद शक हो रहा था, इसलिए गौर से देखते पूछने लगे। नहीं भैया, मैंने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा था सर पर मत चढ़ाया करो, मगर तुम सब मानते कब हो? मेरी न कभी मानी थी न अब मानते हो। अब्बा ने अफसोस से कहा। मैंने दुख से उन्हें देखा। क्या उन्हें पता था कि उनकी बेटी कैसी है? और अगर पता था तो किस चीज़ का बदला लिया था उन्होंने मुझसे? यही सोचते आंखें नम हुई, जिसे ज़बरदस्ती साफ किया। शाम को वलीमे के बाद मैं वापस घर आ गई। अगले दिन सुबह 10 वापस गई तो जाते ही सास ने झाड़ू लगाने को बोला। मैं कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर गहरा सांस लेती झाड़ू लगाने लगी। यूं सास की बातों से जिंदगी गुजारने लगी। मेरे यहाँ पहली औलाद बेटी पैदा हुई। राशिद बहुत खुश था क्योंकि उसे बेटियां बहुत पसंद थीं। मैं उसकी खुशी और मोहब्बत देखकर रोने लगी। काश मेरे बाप को मैं अजीज होती। मैं अभी रो रही थी जब सास के अल्फाज कानों में गूंजे तो एकदम नज़र उठाकर उन्हें देखा। यूं लगा गलत सुना हो, मगर वो सच था, हकीकत थी। मैं काफ़ी देर उन्हें देखती रही। वो घर चली गईं। मुझे भैया अपने साथ लाए। राशिद ने भी जिद नहीं लगाई मुझे साथ ले जाने की। राशिद रोज़ मिलने आता और बहुत सी चीज़ें लाता। देर तक समिया से खेलता। 1 महीने बाद मैं ससुराल लौट गई। मुझे बैठे 2 घंटे गुजरे थे जब पड़ोस से एक लड़की आई, सानिया, और मुझे मुबारकबाद देने लगी।
काफ़ी देर वो मुझसे बातें करती रही और मैं खामोशी से बैठी सुनती रही। वो बहुत प्यारी बातें कर रही थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। वो रोज़ मेरे पास आती, मेरी उससे खासी दोस्ती हो गई। मैं उससे हर बात शेयर करती। मेरी आदत थी जल्द यकीन कर लेने की। एक रोज़ मैं समिया को सलाम करके बाहर निकली तो एकदम सामने का मंजर देखकर सांस अटक गई। राशिद के साथ सानिया को देखकर मुझे देखते ही मंजर बदल दिया गया। मुझे लगा नज़रों का धोखा है, मगर ये कई बार हुआ। मैं दोबारा हामला थी। इस बार सास ने सख्ती से कहा कि बेटा ही होगा, मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। राशिद इस बार भी बहुत खुश थे और बार बार कहते कि मुझे बेटियाँ बहुत पसंद हैं, मगर सास को पसंद नहीं थी। अब वो मुझ पर ज़िंदगी तंग करने लगी। मैं उनके रवैये से थक गई थी। मेरी भी दुआ थी कि बेटा पैदा हो, मगर बेटी को देखते ही सास निकल गई। मैं देखती रह गई। इस तरह मेरी 3 बेटियां हो गईं। मैं हर वक्त उन्हें अपने करीब रखती। एक दिन सास के बहुत इसरार पर मैं उनके साथ अस्पताल चली गई, मगर वहां जाकर डॉक्टर ने जो खबर दी, मुझे अंदर तक इस खबर ने हिला दिया था। मैं मरे कदमों घर लौटी। सास की बातें अलग दिल जला रही थी। वक्त गुजर रहा था, सास अब खामोश थी। यही बात मुझे खा रही थी। कुछ तो था जो होना था, बुरा होना था, मगर कितना ये मुझे नहीं पता था। एक रोज़ सुबह ही सास तैयार होकर घर से निकल गई। साथ ही राशिद था। न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि राशिद को रोक लूं, कुछ बुरा होने वाला है, मगर रोक नहीं सकी। और पता होता कि किस कदर बुरा होने वाला है तो रोक ही लेती। शाम के 6 बज गए। वो दोनों घर लौटे और राशिद के चेहरे पर दुख वाजिया था। उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। क्या हुआ राशिद? मैंने उसकी परेशानी देख के पूछा। मुझे माफ़ कर देना सलीमा, वो दुख से बोला। किस चीज़ की माफ़ी? मैंने उसे देखते पूछा। पहले ही दिल घबरा रहा था, ऊपर से वो ऐसे बोल रहा था जैसे कुछ गलत किया हो। राशिद बताएं क्या हुआ है? मैंने उन्हें झंझोड़ते पूछा, मगर उनकी दी खबर ने जैसे दुनिया हिला दी। मेरा सर चकराने लगा, दिल बस बंद होने को था। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे उसी वक्त डॉक्टर की बातें याद आईं। उन्होंने कहा कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। तो क्या सास ने मुझे इस चीज़ का बदला लिया था? मैंने करब से सोचा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था कि राशिद ये कर सकता है। मैं सारी रात सो न सकी। कभी अपनी बेटियों को देखती तो कभी बंद दरवाजे को, जहाँ से वो गया था। अगली सुबह बहुत भारी थी, सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं उठकर किचन में गई ताकि बच्चियों के लिए नाश्ता बना सकूं। नाश्ते के बाद राशिद कमरे से निकला। उसके पीछे नकाब में एक लड़की थी जो पूरी तरह खुद को ढांप कर निकली थी। मुझे शदीद हैरत हुई कि इसने घर में पर्दा क्यों किया है। ये राशिद की दूसरी बीवी है। सास ने तारुफ करवाया तो मैंने सख्ती से आंखें बंद की। काश ये झूठ हो, मगर बिल्ली को सामने देखकर कबूतर आंखें बंद भी कर ले तब भी मौत नहीं टलती। यही मेरे साथ हुआ। आंखें खोलने पर भी मंजर वही था। मैंने उनसे नजरें हटाकर बेटियों को कमरे में चलने का कहा। जब सास की पुकार सुनाई दी, बावर्ची खाना कौन समेटेगा? इनके पूछने पर मैंने पलटकर उन्हें देखा और एक नज़र राशिद की दूसरी बीवी को। जब मैं शादी करके रुखसत होकर यहाँ आई थी, तब मुझसे पहली सुबह नाश्ता तैयार करवाया गया था। आपकी दूसरी बहू की पहली सुबह है, नाश्ता मैंने बना दिया, बाकी इससे करवा लें। अब मुझे अपनी बेटियों का ख्याल भी रखना है। मैंने कहते कमरे का रुख किया। दिन पर लगा कर उड़ रहे थे। मुझे हैरत थी कि वो लड़की बिना पर्दे के कमरे से क्यों नहीं निकलती। बहुत बार मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर लगा कि वो खूबसूरत नहीं होगी, इसीलिए सास ने कहा होगा कि पर्दा करके निकलो ताकि मैं न देख सकूं। यही तसल्ली मैंने खुद को दी, मगर तसल्लियाँ कहाँ काम आती हैं। दिन ब दिन मुझे शक होने लगा। सुबह का नाश्ता मैं बनाती थी। एक सुबह मैंने सोचा क्यों ना बेहोशी की दुआ से काम निकाला जाए। मैं इसी रोज़ बाजार गई और दवा ले आई। अगली सुबह मैंने इसके नाश्ते में बेहोशी की दवा मिला दी। ठीक 1 घंटे बाद मैं उसके कमरे में गई। सास उस रोज़ घर पर नहीं थी, तभी वो 1 घंटे में बेहोश हो गई। मैंने बहुत एहतियात से उसके कमरे में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब गई। बहुत एहतियात से दुपट्टे से पिन निकाली और दुपट्टा खोल दिया, मगर जैसे ही चेहरा वाजिया हुआ, मुझे लगा हो कि सातों आसमान सर पर गिर पड़े हों। मैं मुंह पर हाथ रखे अपनी चीख रोक रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा धोखा मिल सकता है।
मैं भागकर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वहीं बैठी रोने लगी। ये सब क्या हो रहा था? माजी का सांप डसने को तैयार। यही कह रहा था कि जितनी बार कहा कुछ गलत है, बुरा है, मगर तुमने सुना नहीं। माजी की आहो पुकार सुनती मैं दिल पर पत्थर रख चुकी थी। अब मुझे रोना नहीं था, कभी नहीं। मेरी बेहतरीन दोस्त ने मुझे धोखा दिया, ये बात तड़पा रही थी, लेकिन मैं रो नहीं रही। शाम तक मैं कमरे में बंद रही। वो शाम को मेरे कमरे में आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देखो सलीमा, मैं जानती हूँ जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं, मगर फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ ताकि दिल पर जो बोझ है कम हो। मैं कभी ये शादी ना करती अगर मैं दिल के हाथों मजबूर ना होती। इसकी बात सुनकर मैंने झटके से नज़र हटाकर उसे देखा। मैं राशिद से मोहब्बत करती थी, बहुत पहले से, तुम्हारी शादी से भी पहले से, मगर कभी उसे बता न सकी। उस दिन खाला ने कहा एक मौका है अपनी मोहब्बत को हासिल करने का। बस उनकी बातें सुनकर मैं अंधी हो गई। मुझे कुछ भी याद न रहा। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं जान गई हूँ किसी की खुशियाँ छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता। राशिद तुम्हारा है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस तुम उसका साथ मत छोड़ना प्लीज़, वो मिन्नत करती बोली। उसी वक्त राशिद अंदर दाखिल हुआ। मैं सच में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब कभी अम्मा की गलत ख्वाहिश नहीं मानूंगा, ना सुनूंगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। उसने हाथ जोड़ते कहा। मैं कभी समिया को तो कभी राशिद को देखती। क्या मुझे यकीन करना चाहिए? यही सोचते मेरा वो दिन गुजरा। सही कहते हैं, आज़ाद कर दो जिससे मोहब्बत रखते हो। अगर सच में मोहब्बत हुई तो वो पलट आएगा। राशिद भी पलट कर आ चुका था। मैं खुश थी। राशिद मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखता, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का पास रखता। अब्बा को मैंने माफ़ कर दिया। जब भैया को पता चला कि राशिद ने दूसरी शादी कर ली है, तब वो मुझे लेने आए, मगर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे अब राशिद के साथ रहना था हमेशा। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।